ऑलमोस्ट एक मिस हुआ था, वो भी कवर अप हो गया था ऑलमोस्ट। बाकी लोगों ने नहीं किया है क्या? वाला नहीं किया। चलो ठीक है ठीक है। तो इधर पे ध्यान से सुनते चलना। पूरा चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आज यूज होने वाला है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज जो हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट श्योर है कि आपके एग्जाम्स में आएगा। जैसे बर्नौलीज थ्योरम लगभग फिक्स्ड होता है जो आता ही है उसका डेरिवेशन, वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कार्नोट इंजन का डेरिवेशन उसकी एफिशिएंसी का वो ऑलमोस्ट फिक्स एग्जाम में आएगा, तो वो अच्छे से करना है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फर्स्ट PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारी चीजें उतनी ज्यादा आज के डेरिवेशन में तो यूज नहीं होंगी। जो जो यूज होगा मैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करवाते चलता हूँ। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है। अगर A का टेम्परेचर C के बराबर है, B का टेम्परेचर C के बराबर है, तो A और B का भी टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक जीरोथ लॉ। ठीक है, और फिर ये वाला कन्वर्जन आज तो यूज नहीं होने वाला, ये चीज बीच बीच में यूज होगी, ध्यान रखना है। अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है तो उस समय हीट हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट प्रोवाइड कर रहा है या सिस्टम से हीट निकल रहा है तो उस समय हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये वाला डेरिवेशन तो यूज नहीं होगा, ये सारे फॉर्मूले अभी फिलहाल यूज नहीं होंगे। वर्क डन का यूज होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्क डन बार बार रिकॉल करना, मैंने वर्क डन कई बार बताया है। जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, PV ग्राफ जो बनता है, इसमें ये जो कर्व बनता है प्रेशर वॉल्यूम के बीच का, ये कर्व और वॉल्यूम वाला एक्सेस के बीच का जो एरिया होता है ये नेट वर्क डन होता है। याद है ना ये वाला चीज? ठीक है, ये एक दो जगह पे यूज होगा, जो ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसके बाद वर्क डन ऑन साइक्लिक प्रोसेस हमने देखा। अगर साइक्लिक प्रोसेस और वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर दिस क्लोज्ड इंटरवल। आगे बढ़ते इंटरनल एनर्जी और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेकंड लॉ इसी पे बेस्ड है, इसी के ड्रॉबैक्स पे बेस्ड है। तो यहां पर ये बोलता है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यहां पर लिखी नहीं, शायद पिछला कहीं लिखा होगा, ये नोट करना। del U is equals to Q minus W। del U is equal to Q minus W या फिर Q is equals to W plus del U। ये चीज ध्यान में रखनी है। कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन हम करने वाले उसमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर Q क्या है? हीट सप्लाइड। W क्या है? वर्क डन। और del U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एकदम छोटा सा कंसेप्ट। अगर कभी भी सिस्टम को हम हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम में वर्क डन होगा और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अगर आप प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से अगर देखोगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, यहाँ पर ये प्रेशर है। अगर किसी पॉइंट एक ही पॉइंट पे है मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इंटरनल एनर्जी का चेंज वहां पर क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये हमने पिछले क्लास में जो कई न्यूमेरिकल्स किए तो उसमें भी देखा था, हर पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी हम UA UB UC निकाल रखे, अगर याद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज के डेरिवेशन में यूज होने वाले। ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? टेम्परेचर क्या होता है उनका? कांस्टेंट। जिसको याद नहीं वो ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आइडियल गैस की कंडीशन में, हर बार नहीं, सिर्फ अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की कंडीशन में del U मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो del U जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो del U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। और del U जीरो होगा तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? Q is equal to W plus del U, यही देखा था। तो del U अगर जीरो हो जाएगा तो Q और W क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब जितना हीट प्रोवाइड करोगे उतना वर्क डन होगा। ये कब होगा? जब आइसोथर्मल प्रोसेस
में आइडियल गैस कंडीशन लेंगे तब। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, क्योंकि कार्नोट इंजन जो है वो एक्चुअल में एक आइडियल इंजन है, मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम जो गैस कंसीडर करते हैं वो आइडियल गैस लेते हैं, तो उसमें हम ये वाली कंडीशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस ज्यादा यूज नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसमें तीन चीजें, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, और तीसरा कौन सा? आइसोबैरिक। क्या कांस्टेंट होता है उसमें? प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एक ऐसा आइसोलेटेड प्रोसेस होता है जिसमें ना ही हीट और मास एंटर करेगा ना ही एग्जिट करेगा। क्लियर? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है? हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही अंदर जाएगा हीट ना ही बाहर जाएगा हीट, मास का तो हो गया ही नहीं, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हीट ट्रांसफर नहीं है, मतलब Q की वैल्यू क्या है? जीरो। क्यों? क्या है? हीट है ना, हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, जीरो Q की वैल्यू। तो यहाँ पर डेल यू जो होगा, डेल यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। डेल यू का फॉर्मूला था Q माइनस डब्ल्यू, तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? इसमें अब जो चीज आपको ध्यान में रखनी, साइन कन्वेंशन। क्या ध्यान में रखना है? देखो, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो वर्क डन को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। ध्यान रखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव के कारण क्या हो गया? पॉजिटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। समझ में? वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन को हम वहां पर क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और वर्क डन पॉजिटिव होगा मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, जैसे मान लो तुम सिस्टम हो, ठीक है, तुम सिस्टम हो, तुम अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? उस समय बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, बस कुछ। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कुछ डेरिवेशन भी किए थे। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, पीवी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर हमने इसका कुछ कर्व का डेरिवेशन किया था, ये सारी चीजें देखी थी, वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ये वाला एक्सप्रेशन क्या? पॉइजन्स लॉ। इसमें पॉइजन्स लॉ फॉलो होता है, पी वी रेज़ टू पावर गामा जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, गामा क्या है? गामा क्या होता था? Cp by Cv का रेशियो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला रेशियो। ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं, बस इतना ध्यान रखना, Pv होल रेज़ टू पावर गामा क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ डेरिवेशन किए थे ये सारे। इसमें भी कुछ एक एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जैसे यूज होने वाला है आज के डेरिवेशन में, ध्यान रखना, T v रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 जो होगा क्या होगा? कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो हम एफिशिएंसी का डेरिवेशन करेंगे उसमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा, पूछूंगा मैं। और फिर हाँ, ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का ये जो ग्राफ है ना, ये कार्नोट इंजन में आएगा, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये डेरिवेशन हमने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किया था। आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके पहले हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। एकदम शॉर्ट में लेना, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पे नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन है ये कंडीशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या था ये याद है कि? फर्स्ट लॉ क्या था? हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा और इंटरनल एनर्जी का चेंज, या हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा, ये फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो उसमें लिमिटेशन क्या थे? ये मेंशन नहीं करता कि कौन सी कंडीशन में कन्वर्जन होगा। इट डज नॉट मेंशन दैट व्हाट आर द कंडीशन व्हेन हीट इज कन्वर्टेड इन वर्क। ये पहला उसका ड्रॉबैक था। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिखते जाना। फर्स्ट लिमिटेशन, it does not mention the condition of heat transfer. Yeah, it does not mention the condition of conversion. लिखो, it does not mention the condition of conversion. Done? Okay. Next, हमने अभी देखा कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो भी वर्क डन होगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या होगा?
वर्क डन होगा। तो सिस्टम में हीट प्रोवाइड हो रही है या हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, ये वाली कंडीशन भी मेंशन नहीं होती फर्स्ट लॉ से। तो यहां पर शॉर्ट में लिख लेना, इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट adding or withdrawing the heat from the system. It does not give the information about adding or withdrawing the heat from the system. ठीक है, ये हो गया। थर्ड लॉ जो है, थर्ड जो ड्रॉबैक है उसका ये है कि यहां पर हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर कन्वर्जन वाला, टेम्परेचर हायर से लोअर में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये चीज के बारे में डिस्कशन होता है। रिवर्स प्रोसेस के बारे में ये डिस्कशन नहीं करता। इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द रिवर्स प्रोसेस। इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द रिवर्स प्रोसेस। ब्रैकेट में लिख लेना, हीट ट्रांसफर फ्रॉम low temperature to high temperature. Heat transfer from, bracket में लिखना, it does not tells about the reverse process. Bracket में लिखना, heat transfer from low temperature to high temperature. ठीक है। सेकेंड, जो लास्ट इसकी लिमिटेशन है, अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका सोर्स क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है। मतलब सोर्स जो है वो एक हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो लिख लेना लास्ट पॉइंट, द सोर्स ऑफ हीट इज नॉट प्रोवाइडेड। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है ये दो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। दोनों इक्विवेलेंट कंडीशन ही है, बट स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दोनों ने जो स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है बट इक्विवेलेंट है। जैसे फर्स्ट वाले की स्टेटमेंट पढ़ो फिर लिखना। क्या ये समझ में है क्या देखा है? अगर कोई हॉट बॉडी है उसमें से अगर हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या हीट निकाल रहे हैं तो वो पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल। All the heat is not converted into work done. ये कहीं ना कहीं और दूसरी जगह सिंक में जा रहा है, ये समझ क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, it is impossible to convert all the heat extracted from a body. It is impossible to convert all heat extracted from a body, from a hot body into work, from a hot body into work. एक ये वाला डायग्राम हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है? ये डायग्राम क्या है बता रहा हूं मैं, ये एक सिंपल इंजन डायग्राम है, हीट इंजन डायग्राम है। यहाँ पर इस हीट इंजन डायग्राम में ना Q1 जो है ये हीट सोर्स है, ठीक है? मतलब जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, जो हॉट बॉडी है या सोर्स ऑफ हीट है, यहाँ से हीट मिल रहा है। और ये सब्सटेंस है, मतलब जिससे हमें वर्क करवाना है। क्लियर हो गया ये चीज? तो जब हम ये हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, लेकिन ये कंप्लीट वर्क डन नहीं होगा। कुछ ना कुछ हीट जो है वो सिंक हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। समझ में आया ये चीज? जैसे हमारे कई सारे हीट इंजन है जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, ये सारे के सारे हीट इंजन वर्क। पेट्रोल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है आपका, ठीक है? तो जैसे स्टीम इंजन की बात करें तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 17 से 18% हीट ही वर्क में कन्वर्ट हो पाती है।
वर्क मतलब जो उसका काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है? पेट्रोल इंजन में ये एफिशिएंसी 30 से 40% होती है, डीजल इंजन में 50% तक जाती है। तो जो भी हीट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स सारे हीट इंजन के केस में 50 से 60% तक वर्क में कन्वर्ट होते, बाकी सारा सिंक हो जाता है। सिंक हो जाता है मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रिक्शन के फॉर्म में, जो कूलेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को। ये सारी चीजें क्लियर हो गया ये चीज। तो पहला वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या पढ़ो? क्लासियस स्टेटमेंट। It is impossible to transfer heat from cold body to hot body without expenditure of work by an external energy source. जैसे अगर मान के चलो दो रूम है, ये एक रूम है, इसके बाजू में एक रूम है, ठीक है? ये रूम ज्यादा ठंडा है, कूल है, बाजू वाले रूम में थोड़ा हॉट है इसके कंपैरिजन। तो अगर मान के चलो मैं यहां से हीट को ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब यहां से टेम्परेचर और निकाल रहा हूं, यहां से टेम्परेचर और कम करना चाह रहा हूं, तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब तक मैं उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगाऊं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर मान लो रेफ्रिजरेटर है तो उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर उसके टेम्परेचर को मुझे और कम करना है तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाना पड़ेगा, तभी मैं उसके अंदर से हीट को बाहर निकालूंगा। हीट बाहर निकलेगी तभी उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो यही वो बोल रहा है कि कूल बॉडी से अगर हीट ट्रांसफर करना है तो क्या चाहिए? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स चाहिए। तो लिख लो इस स्टेटमेंट को, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट from a cold body to a hot body without expenditure of work by an external source. क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो एकदम सिंपल। तो एकदम सिंपल मतलब क्या है? अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो कंप्लीट वर्क डन नहीं होगा, कुछ वर्क डन होगा और कुछ हीट जो है वो सिंक हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा किसी दूसरे सोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये एक शॉर्ट में लिख लेना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? मतलब सेम चीज पे आप रिवर्स पॉइंट पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो यहां पर उसकी डेफिनेशन लिखी है, नोट कर लेना शॉर्ट में। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन which can be reversed in such a way that all changes taking place in the direct process are exactly repeated in the inverse order, and opposite sense. And no change are left in any of the bodies, taking part in the process or in the surrounding. ठीक है, तो अगर मैं इस सिचुएशन के लिए, हीट इंजन के लिए, अगर मैं रिवर्स हीट इंजन की बात करूं तो क्या होगा? जैसे हीट इंजन क्या कैसे वर्क करता है? हीट प्रोवाइड किया तो हीट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में, और कुछ हीट डिसिपेट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लो यही चीज रिवर्स कर पाए ना, यहां पर से अगर हीट और वर्क मिलके वापस सेम हीट सोर्स पे क्रिएट कर दे, तो ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस टाइप के इंजन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल इंजन बोलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज?
तो यहाँ पर आपने वही चीज लिखा है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस की दो कंडीशन है, एक तो डिसिपेटिव फोर्स उसमें क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए, विस्कोसिटी जीरो होना चाहिए, और दूसरा ये प्रोसेस जो है इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होना चाहिए। तो शॉर्ट में लिख लो उसको, a reversible process is possible only when dissipative force is zero and process is infinitely slow. And process is infinitely slow. Okay. Next, in irreversible process. Irreversible process. देखो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है एक आइडियल कंडीशन है, आइडियली ऐसा नहीं होता है। इररिवर्सिबल प्रोसेस एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें लिखना है एनी प्रोसेस व्हिच इज नॉट रिवर्सिबल, any process which is not reversible exactly is an irreversible process, ठीक है। तो अभी हम जो कार्नोट इंजन में इफिशियंसी का जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करने वाले, एक आइडियल सिस्टम कंसीडर करने वाले, इसलिए आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो हीट इंजन क्या है उसको डिफाइन किया है, एनी साइक्लिक डिवाइस by which heat is converted in mechanical work. Any cyclic device by which heat is converted into mechanical work is called heat engine. Any cyclic device which convert heat into mechanical work is called heat engine. तो साइक्लिक डिवाइस एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो होगा, अगर वो प्रोसेस को बार बार करते जाओगे तो बार बार वर्क डन होते जाएगा, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया था, ये सोर्स है, हीट सोर्स है जो कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है Q1, और ये आपका सब्सटेंस हो गया, ये डायग्राम बना लेना, ये सब्सटेंस हो गया जो वर्क डन कर रहा है W, और ये जो हीट है Q2 ये सिंक हो जा रही है, ये एब्जॉर्ब हो जा रही है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये एक हीट इंजन का बेसिक डायग्राम है जिसमें सोर्स रहेगा, सिंक रहेगा और सब्सटेंस होगा, ठीक है। सोर्स हीट प्रोवाइड करेगा, उसके इक्विवेलेंट वर्क डन होगा और कुछ हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा या सिंक हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल वही चीज बताया, इसमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सोर्स, सब्सटेंस एंड सिंक। क्लियर? इसमें अब इफिशियंसी का डेरिवेशन करते हैं। तो देखो इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी जो होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। जैसे हमने डिस्कस किया ना, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी क्या है या फिर डीजल इंजन की, स्टीम इंजन की इफिशियंसी क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना काम हुआ और कितनी उसको हीट प्रोवाइड की। क्लियर हो गया ये चीज? तो फॉर्मूला क्या बनेगा इफिशियंसी का, W अपॉन Q1। यहाँ W क्या है, वर्क डन, और Q1 क्या हो गया, हीट सप्लाइड, इज द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड हीट सप्लाइड। क्लियर? तो W की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 माइनस Q2। W की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2, इन दोनों का जो हीट डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये Q1। क्लियर हो गया ये चीज? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो Q1 बाय Q1 और माइनस ये क्या हो जाएगा, Q2 बाय Q1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अच्छा, एफिशिएंसी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं पता है ना, ईटा। तो ईटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1।
ये इफिशियंसी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज। अब इफिशियंसी 100% कब होगी, जब Q2 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये सब जो अभी हम देख रहे हैं ना, टर्म्स देख रहे हैं, इफिशियंसी देख रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं, ये सब हम क्या देख रहे हैं, जो हमें फाइनल जो डेरिवेशन करना है ना आइडियल इंजन का, उसके लिए सारे प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये बस वही सारी चीजें बताए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। Q2 0 होगा तो 100% इफिशियंसी होगी, ये सारी चीजें। रिवर्सिबल इंजन जो स्टार्टिंग में हमने रिवर्सिबल प्रोसेस किया था वही। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज की क्लास का चालू होता है, हेडिंग डालना, कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन। कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन, और यही वो डेरिवेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन। ठीक है, नोट डाउन किया? ओके, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ये वाला, ये जो सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में ये आपका सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस, जिसमें आइडियल गैस है। ठीक है, और इसमें ये दोनों वॉल्स जो है इंसुलेटेड है, लेकिन ये वाला वॉल कंडक्टिंग वॉल है, इसलिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा सिंबल अलग अलग यूज किए। यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोड है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर इसको कंसीडर किया। तो पहले ये वाला डायग्राम बना लो। यहां तक सबने ड्रॉ कर लिया? ये वाला फर्स्ट वाला वर्किंग सब्सटेंस जिसमें आइडियल गैस है, ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये इंसुलेशन प्रोवाइडेड है, यहाँ पर ये वाला लेयर बॉटम से कंडक्शन प्रोवाइडेड है। फिर ये वाला जो पार्ट है ये हीट सोर्स है या हॉट बॉडी है जो हीट सप्लाई कर रहा है। क्लियर? हीट सोर्स, हॉट बॉडी या हीट सप्लाई कर रहा है, जो वो हीट सप्लाई कर रहा है वो Q1 हो गया। ठीक है, ये एक हीट इंसुलेटेड स्टैंड है, मतलब यहां से ये ऐसा स्टैंड है कि यहां से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ना ही ये एब्जॉर्ब करेगा ना ही सप्लाई करेगा। दैट्स व्हाई चारों तरफ से इंसुलेटेड है। यहां तक क्लियर? और ये कोल्ड बॉडी है, मतलब कि सिंक है। सिंक है मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? ये तीनों डायग्राम बन गए, 3 और 1 4। अच्छा, अब जो कार्नोट इंजन में हम जो प्रोसेस देखने वाले हैं उसको थोड़ा यहां पर देख लेना एक बार, क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सब्सटेंस को इसमें रखेंगे, हॉट बॉडी में रखेंगे, इसको उठा के यहां पर रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कंडक्शन लेयर है, कंडक्शन लेयर है, मतलब यहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफर होगा, किसमें ट्रांसफर होगा, यहाँ पर आइडियल गैस में। क्या ये समझ में आ रहा है? और अगर हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। अभी हमने देखा था फर्स्ट लॉ से, हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन होगा तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अच्छा, हीट ट्रांसफर होगा तो वॉल्यूम में भी क्या होगा, एक्सपांशन होगा। समझ में आ रहा है? मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना। वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपांशन। कब, जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तब। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, यहां पर रखा, इसका हीट ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद उसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, तो क्या हुआ, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, आइसोलेशन प्रोसेस पे आ जाएगा। उसके बाद यहां से उठा के मैं यहां पर रखूंगा तो ये हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण ये इसमें हीट ज्यादा हो गया था। अब वो हीट कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, कोल्ड बॉडी में। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी, मतलब इनिशियली इसका टेम्परेचर क्या होगा, T1, और बाद में जब इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, T2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो यही प्रोसेस हम इसको रिपीटेड ऑर्डर में करने वाले हैं कार्नोट इंजन के डेरिवेशन में। तो अभी तक आपने जो ड्रॉ किया, पहले उस चीज को हम एक एक करके लिख लेते हैं, और क्या क्या चीजें लिखनी इंपॉर्टेंट वो बताता हूं। पहले तो इन सब का डिस्क्रिप्शन लिख लो कि इसके 4 पार्ट्स है। पहले क्या है,
एक सिलेंडर है, अ सिलेंडर, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स है, बट कंडक्टिंग बेस, कंडक्टिंग बेस विथ इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है। इसके अंदर क्या है, फिक्स्ड मास ऑफ गैस है, दैट्स इट, इतनी चीजें लिखो। तो ये जो आपने सब्सटेंस बनाया उसका डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया था वो चीज है। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में एक हॉट बॉडी है, इनफाइनाइटली लार्ज हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, और उसका टेम्परेचर हम क्या कंसीडर करें, T1, जो कि एक्चुअली एक सर्विंग सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट बोल सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड एक कोल्ड बॉडी है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे है, और इसको हम सिंक कंसीडर कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? और लास्ट एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। ओके, अब इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट पढ़ना, क्या लिखा है ये वाली स्टेटमेंट। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो सब्सटेंस है, अगर आपने पढ़ा होगा, इस सब्सटेंस को हम तीनों पे एक एक करके मूव कर रहे हैं, जिससे एक साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, और ये साइक्लिक प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, कार्नोट साइकिल बोलेंगे। क्लियर? और ये कार्नोट साइकिल जो है, इसको हम किस में विजुअलाइज करेंगे, पीवी डायग्राम। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। तो अब इसके बाद यहां तक हो गया ना, सबने नोट डाउन कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होता है कार्नोट साइकिल प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले ना ये वाला डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो एक्स एक्सिस में क्या है, वॉल्यूम, या गया वॉल्यूम। वाई एक्सिस में क्या है, प्रेशर, वाई एक्सिस में प्रेशर। और सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, पॉइंट ए से। पॉइंट ए पे जो इसका प्रेशर और वॉल्यूम है, जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ये पी ए वी ए लिखा हुआ है, ऐसे लिखना, इसको उल्टा चाहिए था, वी ए पहले लिखना चाहिए था, पी ए बाद में लिखना चाहिए था, और फिर लिखना चाहिए था T1। तो पॉइंट ए के बाजू में ऐसा लिख लो, वी ए पी ए T1। ये क्या बता रहा है, पी ए वी ए T1, बताओ। इस पॉइंट ए पे उसका वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे ये जो साइक्लिक प्रोसेस जो चल रहा है ना, उस प्रोसेस को देखना। सबसे पहले वो पॉइंट ए से कहां पर जा रहा है, पॉइंट बी पे जा रहा है, ये प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस है। और पॉइंट ए से बी तक जाने में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें एक्सपांशन लिखा है। एक्सपांशन क्यों लिखा है, क्योंकि ए से बी वाला प्रोसेस कब हो रहा है, ये वाला डायग्राम याद करना है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसको हम कहां पर प्लेस करने वाले हैं, हॉट बॉडी में प्लेस करने वाले हैं। समझ में? जब हॉट बॉडी में इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर हो गया ये चीज? अगर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो इसके किस चीज में एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसलिए देखो यहां पर इसका वॉल्यूम कम था, अब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बढ़ के क्या हो गया, देखो यहां तक आ गया, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस जगह पर इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसको मार्क करना। ये हो गया इसका प्रेशर पीबी, वॉल्यूम वीबी, और टेम्परेचर अभी भी सेम है, तो टेम्परेचर यहां पर क्या हो जाएगा, T1। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लेना। वैसे मुझे वॉल्यूम पहले लिखना चाहिए था और प्रेशर बाद में, बट ठीक है। ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपांशन कहलाएगा। आइसोथर्मल
इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड, हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स वाई इसमें एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट्स वाई यहाँ पर एक्सपांशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अब एक बार ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो जो सामने आपको दिख रहा है, और इस चीज को लिखना है आपको शॉर्ट में, समरी में। तो ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 जो भी आपने देखा, ये प्रोसेस 1 कहां से कहां तक का प्रोसेस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का। प्रोसेस 1 कहां से कहां तक का प्रोसेस है, पॉइंट ए से पॉइंट ए, जहां पर इसका वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर ये है। पॉइंट बी जहां पर इसका वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर ये है। ए टू बी वाला प्रोसेस है, क्लियर। तो ये कौन सा प्रोसेस है, लिख लो, थर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, थर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। तो क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, एक बार पढ़ना, भीमांशु पढ़ना क्या लिखा है। Cylinder is placed on the source and the plates on the piston are removed in infinitely small steps. ओके, सो पहला स्टेप क्लियर हुआ, इसको हमने इस पे रखा और इसके ऊपर जो वेट्स है उसको मतलब बहुत स्लोली हमने रिमूव किया, क्लियर। नेक्स्ट आगे पढ़ो। The working substance thus expands infinitely slowly, doing work in raising the piston. During this process, the substance takes in heat from the source by conduction to the base. ओके, तो यहाँ कंडक्शन थ्रू द बेस होगा, ठीक है। क्या होगा, उसके कारण इसमें हीट ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो ये जो पिस्टन है स्लोली अपवर्ड मूव करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कंटिन्यू। Thus, the expansion of substance is isothermal. तो ये जो एक्सपांशन है, ये कौन सा एक्सपांशन हो गया, आइसोथर्मल, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, It is continued until the state represented by the point B is reached. ओके, तो ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक एक पॉइंट बी रीच नहीं हो जाता। ये पॉइंट बी मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, उस पॉइंट तक ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। तो ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, डायग्राम देख के बताओ, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में देखो, यहाँ पर टेम्परेचर पहले T1 था, अब टेम्परेचर क्या आ गया है, T2। अब ये प्रोसेस कहां से कहां तक हो रहा है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, बी से लेके सी तक। क्या ये क्लियर हो गया। पॉइंट सी पे अब इसके टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज क्या है, देखो वॉल्यूम हो गया बीसी, प्रेशर हो गया पीसी, और टेम्परेचर को हम क्या ले लेंगे, T2 ले लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया। और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप ये बताया था, सेकंड स्टेप इसको कहां पर रखेंगे बताया था, हीट इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे। हीट इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या ये क्लियर हो गया। तो टेम्परेचर इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए टेम्परेचर T1 से कहां तक गया, T2 तक। T2 कौन सा टेम्परेचर है, उस पॉइंट तक का टेम्परेचर जो किसका टेम्परेचर, फुल बॉडी का टेम्परेचर। क्लियर हो गया ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 लिख लिया था क्या सबने, नहीं लिखा था क्या ये चीज। तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। प्रोसेस 1 ए टू बी कर्व है, ए टू बी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, तो इसमें लिखोगे आइसोथर्मल एक्सपांशन है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट T1, and temperature is constant at T1. Isothermal expansion and temperature is constant at T1. Temperature is constant at T1. क्या यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओ। हाँ, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, B टू C वाला। तो लिखो प्रोसेस 2, प्रोसेस 2, प्रोसेस 2। When the substance is placed on insulated stand, process 2 कब होगा, when the substance is placed on insulated stand
it will be an adiabatic expansion. It will be an adiabatic expansion. एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब देखो यहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। यहां पर इस प्रोसेस में Q जो Q1 जो है, Q1 मतलब पहले वाले से जो हीट ट्रांसफर था, Q1 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा था। क्लियर? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और यहां पर पॉइंट बी पे प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज आ गई। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। टेम्परेचर at point C it is decreased up to T1. Point C पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा up to T2. Temperature at point C is decreased up to T2. And it is represented by curve BC. And it is represented by curve BC. यहां तक हो गया सबका? ओके। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस में इसको उठा के कहां पर प्लेस कर देंगे? कोल्ड बॉडी पे या सिंक पे, जिसका टेम्परेचर कितना है? T2। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने इसको इंसुलेटेड स्टैंड में कौन से पॉइंट तक रखा था? पॉइंट C तक रखा था। पॉइंट C मतलब वो पॉइंट जहां इसका टेम्परेचर कितना हो गया था? T2। अब जब उसको उठा के यहां पर रख रहे हैं, अभी भी इसका टेम्परेचर T2 है, कोल्ड बॉडी का भी टेम्परेचर T2 है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। समझ में आ रहा है कि दोनों का टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? सेम है। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या चीज चेंज होगी? क्या प्रोसेस चेंज होगा? देखो यहाँ पर अब इसमें वर्क डन क्या होगा? इसमें एक्चुअली कंप्रेशन हो रहा था, अब पहले एक्सपांशन हो रहा था, अब क्या होगा? कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस लिखना, प्रोसेस 3। प्रोसेस 3, process 3, the curve CD represents isothermal compression. The curve CD represents isothermal compression at constant temperature T2. At constant temperature T2. तो अभी यहां पर गैस जो है पहले एक्सपांड कर रही थी, अब वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस करेगी। वापस पिस्टन क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट डी पे। अब सी से डी हो गया, नेक्स्ट डी से फिर हम अगेन क्या करेंगे? जब हमने इसको कोल्ड बॉडी पे प्लेस किया था, लास्ट स्टेप में अगेन इसको कहां पर प्लेस कर देंगे? हॉट बॉडी T1 पे। तो नेक्स्ट लिखना, द सिलेंडर इज प्रोसेस 4। द सिलेंडर इज once more put on the heat insulating stand. The cylinder is once more put on heat insulating stand and further placing weights on the piston. Heat insulating stand and further placing weights on the piston. The substance is compressed adiabatically. The substance is compressed adiabatically and further amount of work is done on the substance. And further amount of work is done on the system. And its temperature rises. And its temperature rises. This process is continued. This process is continued till the temperature rises to T1. Till the temperature rises to T1. The curve DA represents adiabatic compression.
एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अभी जो आप लोगों ने लिखा है क्या है, जब ये कोल्ड बॉडी पे जब आपने प्लेस किया तो उसका टेम्परेचर T2 हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, इस पे प्लेस करने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, कंप्रेशन हुआ, ठीक है। कंप्रेशन होने के बाद नेक्स्ट इसको उठा के किस पे प्लेस कर दे रहे हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे अगेन प्रेस कर रहे हैं और उस पे वेट प्रोवाइड कर रहे हैं। वेट प्रोवाइड करेंगे तो अगेन फर्दर कंप्रेशन होगा, फर्दर कंप्रेशन होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कौन से पॉइंट तक होगा, यहाँ पर अगेन T2 वाले पॉइंट, T1 वाले पॉइंट तक जो पहला इनिशियल टेम्परेचर था। क्या ये क्लियर हुआ? तो अगेन रिवर्स प्रोसेस पे आ गए, जहां से हमने स्टार्ट किया था सेम प्रोसेस पे आ गए, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और ये जो आपको साइकिल दिख रहा है, इसी साइकिल को क्या बोलेंगे, कार्नोट साइकिल बोलेंगे। क्या ये कंप्लीट हो गया? एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो प्रोसेस कर्व AB कौन सा प्रोसेस था, चेक करो। कर्व AB कौन सा कर्व था, आइसोथर्मल एक्सपांशन। इस समय क्या हुआ था, कौन से कंडीशन में ये कर्व जनरेट हुआ था, जब हमने सब्सटेंस को किस पे प्लेस किया था, हॉट बॉडी में। यहाँ पर क्या ट्रांसफर हुआ था, हीट ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। और फर्दर गैस का क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, तो पिस्टन क्या हुआ, अपवर्ड मूव हुआ। क्या ये क्लियर हो गया? फिर हमने इसको उठा के कहां पर प्लेस किया, सेकेंड प्रोसेस में, इंसुलेटिंग स्टैंड में प्लेस किया। इंसुलेटिंग स्टैंड में प्लेस किया तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन फर्दर यहाँ पर एक्सपांशन कंटिन्यू होगा। हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था, याद है ना, कौन सा, P(V⁻⁴) यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट। और यहाँ पर आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, PV की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो वो वॉल्यूम फर्दर एक्सपांड हुआ, फर्दर एक्सपांशन कंटिन्यू हुआ और उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको कब तक यहाँ पर प्लेस करके रखा, जब तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज होके कहां तक आ जाएगा, आ गया T2 तक। जैसे ही पॉइंट T2 तक आया फिर हमने इसको किस में प्लेस कर दिया, कोल्ड बॉडी में। कोल्ड बॉडी में जब आपने इसको प्लेस किया तो अब ये अगेन कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर T2, इसका भी टेम्परेचर T2, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो फर्दर आइसोथर्मल प्रोसेस। और अब यहाँ पर क्या हो गया, कंप्रेशन स्टार्ट हो गया। कंप्रेशन मतलब पिस्टन डाउनवर्ड मूव होना स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके लास्ट में अगेन हमने उठा के इसको कहां पर प्लेस कर दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड में, और उस पे और वेट पुट ऑन करना चालू किया। जब वेट पुट ऑन होगा तो कंप्रेस होगा तो हीट जनरेट होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर राइज होगा। तो फिर वो टेम्परेचर राइज होगा कौन से पॉइंट तक, T1 वाले पॉइंट तक। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल। और ये जो इंजन है, ये जो कंप्लीट इंजन प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट आगे हेडिंग डालो, efficiency, work done and efficiency of Carnot engine. Work done and efficiency of Carnot engine. Work done and efficiency of Carnot engine. ठीक है। अब देखो वर्क डन, अगर तुम लोग याद करोगे, वर्क डन हम पीवी ग्राफ से कैसे निकालते थे, पीवी ग्राफ से वर्क डन बताओ, एरिया अंडर द कर्व, यही करते थे। जैसे अगर मान के चलो मुझे ए से बी तक में वर्क डन कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या स्टेट ए से स्टेट बी तक वर्क डन करना है, तो मैं उसके लिए कौन सा एरिया कैलकुलेट करूंगा, ये ए से बी वाला और कौन सा बी डैश वाला और कौन सा ए डैश वाला और ए तक। ये वाला जो पूरा एरिया अंडर द कर्व होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, प्रोसेस ए बी में वर्क डन होगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अगर बी से सी का वर्क डन निकालना है तो वो एरिया क्या हो जाएगा, बी से सी, सी से सी डैश, सी डैश से बी डैश और बी डैश से वापस कहां पर आ गए, बी तक। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन हो गया। अब अगर मान के चलो मैं रिवर्स वाले प्रोसेस में वर्क डन निकालता हूं, तो रिवर्स वाले प्रोसेस में कहां से कहां तक जाऊंगा मैं, सी से डी, फिर डी से डी डैश और डी डैश से फिर क्या हो जाएगा, सी डैश, मतलब ये वाला एरिया अंडर द कर्व। और फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला एरिया। ठीक है। अगर आपको कार्नोट साइकिल का एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कार्नोट इंजन का। और ये वर्क डन निकालने के लिए आप ये येलो वाले एरिया को निकालोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, ये पिंक वाले एरिया को माइनस कर दोगे। समझ में आया ये चीज? तो अगला एक्सप्रेशन उसने वही लिखा है
क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, देखो यहां पर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय area of ABCD. The amount of work done is given by area of ABCD. Area of ABCD. और इस एरिया ऑफ ABCD को हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज यहां पर मेंशन की है। देखो क्या है, एरिया ऑफ ABB डैश A डैश, ये कौन सा एरिया, देखो ग्राफ पे देखो, A B B डैश और A डैश, ये फर्स्ट वाला एरिया मैंने बताया था, याद आया, ये फर्स्ट वाला एरिया है, फर्स्ट वाला एरिया, ये एरिया जो आपको दिख रहा है A B B डैश A डैश। So this amount of work done is equals to area of A B B dash A dash plus next कौन सा एरिया हमने लिया था इसके बाद, ये वाला एरिया B C C dash B dash। क्लियर हो गया ये चीज, तो प्लस B C C dash B dash, ये टोटल एरिया जो मिलेगा ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। उसमें से हम कौन से एरिया को माइनस करेंगे, उसमें से हम ये वाले नीचे वाले एरिया को माइनस करेंगे, देख रहा है कि नहीं ये चीज। तो उसके लिए पहले C से D वाले प्रोसेस के एरिया को माइनस करेंगे, तो इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस एरिया CD D डैश D डैश एंड ब्रैकेट के अंदर प्लस करके लिखा है, मतलब ये वाला एरिया। समझ में आ गया कि ये चीज देख लो एक बार। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस कार्नोट इंजन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, यहां तक लिख लिया क्या सबने? देखो नेक्स्ट, अभी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व। अब बेस्ड ऑन हीट देखते हैं, हीट के केस में क्या होगा। अब फर्स्ट ए से बी वाला जो कंडीशन था या जो कर्व था, वो कौन सा प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट था लेकिन उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा था। याद आया ना, आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन कब हुआ था, जब उसको हमने हॉट बॉडी में रखा, तो उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा था। उस हीट ट्रांसफर को हमने क्या कंसीडर कर लिया, Q1। क्या ये क्लियर हो गया? सेकेंड कौन सा प्रोसेस था, रिकॉल करो, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ना ही हीट ट्रांसफर होता है ना ही मास ट्रांसफर होता है। मतलब यहां पर हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। Q की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट C से D वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस था, अगेन आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन। तो यहां पर भी हीट ट्रांसफर हो रहा था, तो इस प्रोसेस, इसमें हीट ट्रांसफर जो होगा उसको हम क्या ले लेते हैं, Q2। और लास्ट जो कर्व बन रहा था D से A वाला, अगेन ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब यहां पर भी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो ओवरऑल जो वर्क डन हो रहा है वो दो हीट ट्रांसफर के कारण हो रहा है, एक कौन सा है Q1 और दूसरा कौन सा हो गया, Q2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब देखो जो वर्क डन है दैट इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फर्स्ट लॉ से देखें तो फर्स्ट लॉ से डेल यू इज इक्वल टू क्या था, Q माइनस W। तो W की वैल्यू क्या आएगी, Q माइनस डेल यू। याद आया ये चीज? ठीक है। अब थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने आइडियल गैस के लिए क्या कंडीशन बताई थी। आइडियल गैस अगर है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आइडियल गैस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल यू की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 0। तो जो नेट वर्क डन है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, हीट ट्रांसफर के। समझ में आई ये चीज? तो अगली लाइन में ये लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, the work done is equal to the heat transfer since the process is adiabatic and ideal gas is considered, ठीक है। तो यहां पर जो नेट वर्क डन होगा, जो W की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस Q2।
Q1 मतलब अभी जो मैंने जो आपको डायग्राम बताया, Q1 मतलब जितना हीट उसको उसने एब्जॉर्ब किया, Q2 मतलब जितना हीट उसने रिलीज किया। ठीक है, तो ये लिख लो Q1 W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ओके, नेक्स्ट आते हैं इफिशियंसी के डेरिवेशन पे। तो नेक्स्ट लिखना efficiency of Carnot cycle या Carnot engine, efficiency of Carnot cycle या फिर Carnot engine। ओके ओके, तो इधर पे थोड़ा ध्यान देना, ये डेरिवेशन याद होगा वर्क डन का जो हमने किया था, dw इज इक्वल्स टू या w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन p इंटू dv। याद है कि नहीं वाला? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p इंटू dv। अब अगर हम फर्स्ट वाले साइकिल की बात करें, फर्स्ट वाले साइकिल की ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट ये वाला, इस पार्ट में देखते हैं, यहां से यहां तक अगर हमको वर्क डन निकालना है तो यहां से यहां तक का जो वर्क डन होगा, मान लो उसको W1 लेते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? Q1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मुझे ये वाला वर्क डन निकालना है, ये वाला हीट ट्रांसफर निकालना है, Q1 की वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन P इंटू dV। यही हो जाएगा। समझ में आएगी ये चीज? और यहाँ पर देखो P वॉल्यूम का लोअर लिमिट कितना आ रहा है? VA, और अपर लिमिट कितना आ रहा है? VB। तो लोअर लिमिट यहाँ पर VA हो जाएगा और अपर लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? VB। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, the work done in first process, the work done in first process is equal to the heat transfer, is equal to the heat transfer, and it is given by the expression, and it is given by the expression Q is equal to integration V into dV, Q is equal to integration V into dV। ठीक है, ये कौन से कर्व की बात करो? A से B वाले कर्व की ना। A से B वाले कर्व में कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में कौन सा लॉ फॉलो होता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/V आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो प्रेशर, ये मैंने गलत लिखा, ये P नहीं, ये B नहीं है, ये क्या है? P इंटू dV। तो ये जो प्रेशर है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1/V। कांस्टेंट को 1 ले लिया फिलहाल के लिए मैंने, तो 1/V, और इधर पे क्या हो जाएगा? dV। और लिमिट ये कहां से कहां जाएगी? VA से लेके VB तक। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है? रिकॉल करो, log V। और लिमिट कहां से कहां तक हो गई? ये VA से लेके VB तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो इसमें। अपर लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये log VB माइनस log VA। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगी? log VB अपॉन VA। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब यहां पर देखना, आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे तो भी करेक्ट है, या फिर अगर आप इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख रहे हो, PV इज इक्वल्स टू क्या होता था? PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना? तो यहां पर अगर P1 V1 ले रहे हैं तो टेम्परेचर इसको यहां पर कंसीडर कर लेते हैं T1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये P, ये जो आपका P का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? N की वैल्यू 1 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? RT1 बाय V हो जाएगा। तो जो हमने कांस्टेंट को फिलहाल के लिए 1 लिया था ना, उसकी जगह पे क्या पुट कर दो? RT1। इन सारी जगह पे क्या आ जाएगा? बाहर में RT1, और इधर पे भी क्या आ जाएगा? टर्म RT1। ठीक है, तो लिख लो ये एक्सप्रेशन, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT1 VB बाय VA। तो इनिशियली हमने कांस्टेंट लेके चला था ना, उस कांस्टेंट की जगह पे RT1 आ जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। कर लो कंप्लीट। ये जो हमने अभी ये कंसीडर किया था ना, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लेके चला था, तो एक और फॉर्मूला होता है ना आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। ठीक है, तो यहां पर मैंने टेम्परेचर को T1 कंसीडर किया, क्योंकि टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट है उसका इस प्रोसेस में,
लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, T1 है, दैट्स व्हाई मैंने उसको T1 ले लिया। ठीक है, तो यहां से P की वैल्यू nRT1/P आने वाली थी, तो लास्ट में उसको प्लेस कर दोगे तो भी चलेगा। और फाइनली Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, Q1 इज इक्वल टू RT1 log VB/VA, log VB/VA। एक बार चेक करो यहां तक हो गया क्या सबका? सेम डेरिवेशन करना अब Q2 के लिए भी। Q2 मतलब वर्क डन फ्रॉम कर्व, कौन से कर्व में देखो, Q2 हीट ट्रांसफर या वर्क डन, हीट ट्रांसफर और वर्क डन कौन से इंटरवल में है, Q2 कौन से में आता है, A B C टू D में, ऑन कर्व C टू D, ऑन कर्व CD। तो CD में जो वर्क डन होगा जिसको हम Q2 से रिप्रेजेंट करें, अगेन सेम फॉर्मूला होगा, क्या हो जाएगा, PV लेकिन लिमिट यहां पर चेंज हो जाएगी। अभी हमने लिमिट वॉल्यूम की कहां से कहां तक ली थी, VA से VB तक। अब C से D में क्या हो जाएगा, VC से लेकर कहां तक चला जाएगा, ये VD तक। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो PV की जगह पे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, PV की जगह पे 1/V लिख दो, 1/V लिख दो। और बाहर में अच्छा इंटीग्रेशन ये आ गया 1/V, VC से लेके VD, और बाहर में क्या आ जाएगा RT2, कांस्टेंट वाली जो टर्म है यहाँ पर क्या हो जाएगी, RT2 क्यों, क्योंकि वाले कर्व में देख लो, ये वाला जो कर्व था, इस कर्व में टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर था वो क्या था, T2 था, तो ये वाला T2 हो जाएगा। तो इस जगह पे आ जाएगा RT2 और बाकी सारा प्रोसेस सेम एज इट इज होगा। तो फर्दर इंटीग्रेट करोगे सारी चीजें सेम होंगी, बस क्या चेंज हो जाएगा, Q2 की वैल्यू में, Q2 इज इक्वल टू बाहर में जो RT1 आ रहा था इधर पे क्या हो जाएगा RT2, और लॉग बाहर में यहाँ VB/VA आ रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा VD/VC। क्या ये क्लियर हो गया, एक बार चेक कर लेना। ये हो गई Q2 की वैल्यू और वो गई Q1 की वैल्यू। अब जो वर्क डन का आपने एक्सप्रेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, अभी एक्सप्रेशन लिखा था, क्या था, W इज इक्वल्स टू क्या था, Q1 माइनस Q2, यही था एक्सप्रेशन। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो W की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, RT1 log VD/VC माइनस क्या हो जाएगा ये RT2 log, मैं उल्टा लिखा ना इसमें, यहां पर क्या आएगा VD/VC नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर VA/VB। नहीं ये Q1 पहले है ना, हाँ VB/VA और इधर पे क्या आ जाएगा लॉग माइनस RT2 log, इधर पे क्या आएगा VD/VC। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर हो गया, ये नेटवर्क डन हो जाएगा। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते तो यहां पर देखो R कॉमन निकाल सकते हो और ज्यादा कुछ उस पर कर नहीं सकते। T1 T2 वाले टेम्परेचर डिफरेंट है तो फिलहाल इसको यहीं पर रहने देते हैं, वर्क डन ही हो गया। अब हमको निकालना है इसकी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या होता था इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, 1 माइनस Q2/Q1, या फिर एक्चुअल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था W/Q1, याद है कि W/Q1, या फिर 1 माइनस Q2/Q1, जो आप लेना चाहो। ठीक है, अगर मान के चलो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं W/Q1, तो ये वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा, एक्सप्रेशन देखना। अच्छा इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करके फिर पुट करते हैं, तब ज्यादा बेटर होगा, आई थिंक। रुक जाओ, W/Q1 और जो सिंप्लीफाई किया था वो कितना था, 1 माइनस Q2/Q1, ये आया था एक्सप्रेशन। Q2 की वैल्यू क्या है एक बार चेक करना जल्दी से, Q2 की वैल्यू
Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT2 log VD बाय VC डिवाइडेड बाय, इधर पे क्या हो जाएगा RT1 और ये क्या हो जाएगा log VB बाय VA। यहां तक लिख लो एक बार, थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस RT2 log VD बाय VC अपॉन RT1 log VB बाय VA। हो गया यहां तक, ओके। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर ये जो हमने कैलकुलेट किया Q1 और Q2, ये कौन से प्रोसेस के लिए था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए था। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 या PV की वैल्यू यहां पर क्या हो जाती है, PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अगर हमको निकालनी है VD बाय VC की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, VD बाय VC दोनों कंडीशनिंग, अच्छा एक मिनट ग्राफ से चेक करते हैं। एक मिनट ना, हाँ एक मिनट। फर्स्ट प्रोसेस जो था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था, सेकंड प्रोसेस कौन सा था, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था। और क्या क्या कंडीशन थी एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना। एक ये वाला प्रोसेस हमने अलग अलग डिराइव किया था ना, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन एक डिराइव किया था, वो कहा गया, मैंने बोला था ये याद रखना, इसको नोट डाउन करके रखना। ये वाला एक्सप्रेशन देखो, जब मैं रिवाइज करा रहा था मैंने बोला था ना, ये एक्सप्रेशन जो हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम में डिराइव किया था, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना मैंने बोला था। तो ये देखो क्या था, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1, ये वाली वैल्यू क्या होती थी, कांस्टेंट। याद है ये वाला कंडीशन। अगर ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन इस जगह पे अप्लाई करते हैं, तो डेरिवेशन में क्या चेंज होगा देखना, ठीक है। तो यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, टी, देखो पहले ये लिख लो, टी वी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। अब सबसे पहले ना ये वाली कंडीशन पे आते हैं, वीबी और वीए वाली कंडीशन पे। वीबी और वीए वाली कंडीशन के लिए अगर देखेंगे तो दोनों के लिए टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, सेम है, T1 था। T1 VB raised to power gamma minus 1 is equals to T1 VA raised to power gamma minus 1। मैं क्या लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है क्या, कहां से लिख रहा हूं मैं ये प्रोसेस, ये वाले ग्राफ पे चेक करना, ये वाले ग्राफ को देखना। यहाँ पर ये वाले कंडीशन पे मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर T1 सेम है, ये VA हो गया, ये क्या हो गया, VB हो गया। इस प्रोसेस में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रोसेस में ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, कौन सी, टी वी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर सेम था, तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो T1 और T1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। वी बी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी ए रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। कुछ गलती किया गया शायद, एक मिनट, नहीं एक सेकंड, ये थोड़ा सा प्रोसेस, इसको ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये टी वी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 कौन से प्रोसेस में होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस वाला कर्व कहां से कहां पर जा रहा है, कर्व बी से लेके सी पे जा रहा है। और बी पे अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू देखें तो क्या थी, वीबी थी, और टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, T1 थी। लेकिन सी पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, VC थी, और टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, T2 थी। तो ये वाले एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा, टी की जगह पे क्या जाएगा, T1, वी की जगह पे क्या जाएगा, VB की पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट साइड में
T2 V है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा VC की पावर क्या हो जाएगा ये गामा माइनस 1, ये वाला एक्सप्रेशन। इसको कंटिन्यू करो, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो इसको। ये पॉइजन्स लॉ से डिराइव हुआ था, और पॉइजन लॉ कौन से प्रोसेस में फॉलो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस वाली कंडीशन थी B2C में, जहां पर B पे वॉल्यूम VB था, C पे वॉल्यूम VC था, टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर क्या हो गया T2। तो हमने ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब दोनों कंडीशंस क्या आ जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस कहां से कहां आ रहा था, रिकॉल करो। B से C, C से D, और फिर कहां से कहां तक आ रहा था, D से A। तो D से A में एडियाबैटिक प्रोसेस में सेम कंडीशन फॉलो करो। तो D वाले पॉइंट पे वॉल्यूम क्या था VD, टेम्परेचर कितना था T2। A वाले पॉइंट पे वॉल्यूम कितना था VA, टेम्परेचर कितना था T1। यहां पर ये वैल्यू पुट करो, अब बताओ एक्सप्रेशन क्या आएगा। T की जगह पे क्या आ जाएगा, पहले T की जगह पे आ जाएगा T1 VA की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, T की जगह पे फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा T2 VD की पावर क्या आ जाएगा यहां पर गामा माइनस 1। और इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अच्छा, ये इफिशियंसी तक क्लियर हो गया था, ये एक बार कंफर्म करना, यहां तक क्लियर था क्या, ये वाली कंडीशन समझ में आई क्या मैंने जो बताया अभी। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने 3 तरह के डेरिवेशन किए थे, कौन कौन से। एक तो सबसे पहले सिंपल था P V रेज़ टू पावर गामा क्या होता है कांस्टेंट, ये कौन सा लॉ था, पॉइजन्स लॉ। फिर उसके बाद अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का अलग अलग एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में ये कंडीशन आई थी। और ये कंडीशन कब फॉलो होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। और एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पर कहां से कहां आ रहा था, B से लेके C तक में आ रहा था, याद आया, जिसमें B पे उसका वॉल्यूम, B पे उसका टेम्परेचर, C पे उसका वॉल्यूम, C पे उसका टेम्परेचर आ गया। सिमिलरली D पे वॉल्यूम और D पे टेम्परेचर, A पे वॉल्यूम और A पे टेम्परेचर। तो इन दोनों में मैंने ये सारी वैल्यू पुट की, पहले T1 VB की पावर गामा माइनस 1, T2 VC की पावर गामा माइनस 2, ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, तो जिससे क्या मिलेगा यार, T1 और T1 वाला एक्सप्रेशन कट जाएगा। तो अब ये कौन सी एक्सप्रेशन मिलेगी, देखना जल्दी से। VB अपॉन VA होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर गामा माइनस 1। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, चेक करो जल्दी से। VC अपॉन VD, VC अपॉन VD होल रेज टू पावर, यहां पर भी क्या आ जाएगा गामा माइनस 1। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों का पावर सेम है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से दोनों से पावर हटा देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा VD अपॉन VA इज इक्वल टू, यहां पर क्या देगा VC अपॉन VD। चेक करो, कंफर्म करो, यहां तक क्लियर हुआ क्या, ठीक है। VC VD, अच्छा मैंने ये उल्टा लिखा है क्या, ये VB है ना, हाँ, VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD। यहां तक क्लियर हो गया क्या, ठीक है। अब अगर ये वाली दोनों वैल्यूज सेम है, थोड़ा इधर पे ध्यान देना, ये वाली दोनों रेशियोज और ये वाले दोनों रेशियोज क्या सेम है, तो मतलब ये log VD बाय VC और log VB बाय VA ये दोनों भी सेम हो जाएगा। ये दोनों सेम होगा तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ में आएगी चीज। ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो ईटा इज इक्वल टू क्या मिला आपके यहाँ पर 1 माइनस ये वाला R वाला टर्म भी देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कट जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1, 1 माइनस T2 बाय T1। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, तो नीचे आ जाएगा T1 और ऊपर में क्या आ जाएगा T1 माइनस T2। क्या ये क्लियर हुआ, एक बार चेक करना। तो ईटा क्या इफिशियंसी, और ये इफिशियंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, दोनों बॉडीज के, जो कि सोर्स है और दूसरा क्या है सिंक है। क्या ये क्लियर हुआ क्या, एक बार कंफर्म करना, ठीक है। तो फाइनली अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इससे और क्या क्या चीजें नोट डाउन कर सकते हो। ईटा की वैल्यू हमने निकाली ना, ईटा की वैल्यू Q2 बाय T2, ये पूरा एक्सप्रेशन है। Q की वैल्यू क्या आएगी, Q1 बाय Q2 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 बाय Q2 मतलब ये वाला पार्ट था ना, Q1 बाय Q2, Q1 बाय Q2, अभी मैंने उल्टा लिखा है, Q2 बाय Q1 लिखा है,
तो Q2 बाय Q1 कितना था, T2 बाय T1 के इक्वल, तो Q1 बाय Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 बाय T2 के इक्वल। ये नोट डाउन करके रखना, ये भी यूज होगा फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गए। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस जल्दी से, फिर एंड करते हैं इस क्लास को। ये लास्ट एक न्यूमेरिकल कंटिन्यू करो। A steam engine delivers 5.4 into 10 to the power 8 joules of work per minute and receives 3.6 into 10 to the power 9 joules of heat per minute from its boiler. What is the efficiency of the engine? How much heat is wasted per minute? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वर्क डन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हीट सप्लाई दिया हुआ है। क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी, सिंपल फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट प्रोवाइडेड। डिवाइड कर दो दोनों को, यहाँ पर एफिशिएंसी मिल जाएगी। और उसके बाद हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, तो क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। Q1 इज इक्वल टू क्या था, W माइनस Q2। ये हो गया क्या, चेक कर लो एक बार कितना रहा आंसर। 0.015, हाँ 15%, एफिशिएंसी 15%। और हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, तो इसमें क्या करना है, दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर लेना, सेम एक्सपोनेंट में लाके सब्सट्रैक्ट करना। जैसे 3.6 into 10 to the power 9 है, तो इसको भी 10 to the power 9 के टर्म्स में लाना, फिर सब्सट्रैक्ट करना। तो फाइनली इसका वैल्यू आएगा 3.1 into 10 to the power 9 joules per minute। चेक कर लो एक बार। हो गया क्या सबका? ओके, एक टॉपिक इसमें और बच गया है, कार्नोट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। आई थिंक एनसीईआरटी में वो टॉपिक नहीं है, बट इन लोगों के बुक में है, उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो ये वाला डेरिवेशन एक बार तुम लोग खुद से दोबारा सॉल्व करके देख लेना, एफिशिएंसी वाला, और जो डाउट होगा पूछ लेना उसमें, ठीक है। कार्नोट साइकिल प्रोसेस और एफिशिएंसी का डेरिवेशन, ठीक है। एंड करते हैं क्लास।